बादशाह अकबर को आकर एक बताया कि बीरबल अपनी वादियों और वासियों का ध्यान जरूरत से अधिक रखते हैं। जच देखी उनकी बड़ाई करते रहते हैं। दसवारी की इस बात को सुनकर सहताह के घन में विचार आया कि क्यों न हुए चलकर स्वाय इस बात की तहकीकता करें कि आखिर मामला क्या है। इसके दूसरे दिन बादशाह अकवा अचानक ही धीरबल के घर पहुंच गए और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी मजार पर पहुंच गए। बादशाह सलामन को सहमा वीरता को यहाँ जेकर एक नामी दीदी बीड़ी आई। बादशाह बलामत गरासी को देखकर हल्का सा मुस्कराए, फिर बोले, तुम्हारी गर की मंजिल तो बहुत माजी हुई है। सुंदर और हसीन थी है, लेकिन जरा नीचे की थी तो कैसी है। दामी बौरवात का नमक खाती थी। वीरवाल को नमक का कुछ तो असर उस पर वाही। वह अगले पल ही मुस्कराकर चोली, अवश्य देखें हुजूर, आप उसी रासों से लोहोते में हुए आए हैं। फिर भी आय को मालूम हुआ कि नीचे की मंजिल कैसी है। साल के पहले सवाल शहंशाह भोचक के रह गए ना का सीखा, पर सटीका अनाज शहंशाह ने सुना तो उन्हें यह समझने में देर लगी कि बीरबल की दासियां सचमुच ही तारीफ के काबिल हैं। पौरखल चूहों उनकी तारीफ करते नहीं फिरते हैं। शहंशाह चुपचाप पहल को लौट गए। सबसे ज्यादा सफेद कौन? या में बैठे जोरी बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया। किसी को मालूम है मसो अधिक सफेद कौन है? नरवारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर भारने के बाद बोला, अर्ज जहायनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर कपासा। तीसरे चरखारी ने कड़ा, वहां पनाह दूधा। राय ने उत्पन्नी अपनी सोय व युद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाथ बताए। अधिकांश सतवारियों ने कपास और नूद को ही यत से अधिक सफेद माना। वह अकबर भी इसमें काफी कुछ हताहत थे, लेकिन श्रीरवल मध्य अलग थलग से और अभी तत्वा समझ नहीं सकी थे कि सबसे अधिक सफेद घीन बधा हो सकती है। कावीरवार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहां मेरी नजर में जो सूर्य प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकौशेरा होता है, यह घोर अंधकार में श्री विख जाता है। बात की साबित कर सकते हो? उन्होंने बीरवत में कहा। वीरवाल, क्या तुम अपनी? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुट्ठी अपनी याद को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। वीरवार के कहने पर शहशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में थावशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। वीरवल एक बर्तन में दूध और पांग द कपास। दरवाजा गृहलते ही सूरज के प्रकाश में कमरा भर गया और शहंशाह अकचर को कचाने के पाथ काम के फूल और एक बर्तन मेख का बहुत ही आश्चर्य हुआ। यह कहते में माहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बालगृह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरवाल, यह साय बरने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? पीरियल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर आप भूल गए। काल आपने हो तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश कर पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी आल को साबित कर दिया है। जहां शनाह अबो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और यमफीता कीन है। दूध और कपास को मैंने यहां इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी एक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। पहजहां पनाह अस्ति, आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक धन, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सचीजें नजर आने लगी के खिते हुए फल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह ही। वीरवल में यह काम सुपकर गुप्त तरीके से किया था।
आराम करने के बाद जाहगाह जैसे ही उठकर उरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही बुध बर्तन उलट गया और सारा दूध कर्ज पर फैल गया। बीवल अक्या वादा की हर समस्या को थे बानाशार आए मिन उनकी बुद्धि की। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरचल का ही जवान यही है, सबसे अधिक समेत और चमकीला सूर्य का प्रकाश दी है। फिर तो नरवारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने वीरवार को मोतियों की एक माल्य भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। कितने दिन जीना है, मरीक्षा लेते ही खुले में, ताकि बोरवल अपनी वृद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास का सके। बादशाह ने एक दिन एक साधु को पीरियल के पास उनके मुद्दी बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अभ्यर मावशाय भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह खुप गए। साधु से औरवाल के नजदीक आकर कहा, तुम वीरबल हो न? भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई जोंगो साधु है जो मुझे उगना चाहता है। बीरबल लबोले बोले, अच्छी बात है, भवन में आज रात भगवान से प्रपने में यह पूछ लेता हूँ कि अब आपने और कितने दिन है तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु चीरचालन का चनुरतापूर्ण जवाब सुझकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही यहीं था। चास में ही अक्यर नागाह भी चीचल कर जहाज सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरचल के नजदीक आ गए। वॉरियल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धत था। बादशाह अकबर चीरबल की चौरबाग अकबर के साथ दरबार की ओर बढ़ चले। रक्षार लगा हुआ शहशत दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इसने में एक औरत हवा के झोंके की तरह सीखती मिलाती हुई दरबार में आ गई। शहजाद अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक वरवारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास भी इतना दुहखी होकर क्यों से रही हो? पीठ पर हाथ रखने हुए तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जांच नहीं। चलो अब इस तलवार में चलाते हैं। बेरहम मां, वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे कर काल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर पपेरन बरवार में हाजिर किया जाए। सैनिकों पड़ोसिन को बरवार लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन बह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे बाई बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सुरबुद्ध से इस मामले को सुलझाएं। बोरवल कलर के इस मामले को सुलझाने के लिए इस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। वीरचल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्वी के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वश उतार गो। पड़ोसिन यह सुनकर पवरा गाई और कहने लगी, आदशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भो दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास चस बेरी इज्जत ही तो है। श्रीधर ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कारण पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्व हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बहन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। वीरवाल अधायक ही मुस्करा पड़े और मैनिकों से कहा,
इस निर्वस्य सभी को पेड़ से उल्टा सहका दो और उसके नीचे समर्थ रखकर आग लगा दी। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही पटिया, जालिम है और इंसानों की बाली में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए बात कोठरी में हाल दिया जाए। अपने सारे गहने वैद्य कर सोने की मोड़ो ले ली। अपने खर्च के लिए कुछ पोहरे बाहर रखकर बाकी 800 मोहरे एक चीनी में संतर कर उसके मुंह पर लाख की घोड़ा लगा ही। फिर वह अपने घर से के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस बैली को लेकर पहुंच रहे। यह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। फातिमा बीवी को अपने घर पर देखकर काती बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फातिमा बीवी बोली, काती साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सायवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह चैती आप रख लें ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकें। इस बैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनकी ले लूंगी और पदी में अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस बैली के मालिक आप होंगे। फिर आपका जो एक करे इनका कर लेना। फातिमा बीजी के इतना कहने पर काजी चोला, बीची साहित्या, आपका जो घन की भी यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक मैं आपकी अमानत जान पर खेल कर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा चीवी को दिलासा देते हुए कहा तो यह मन ही मन काफी प्रसन्न हो गई। फातिमा बीबी भी कोई साधारण महिला नहीं थी। बैली की प्रत्येक मोहर पर उसने एक छोटा सा निशान बना दिया था जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा बीबी को जब मकलामीना गए 5 वर्ष हो गए तो काजी को यही लगा कि वह अब लौटकर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाय जाग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने बन्हीमन यह फैसला कर लिया कि वह 800 मोहरे अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीवी अगर आ भी गई तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा भी थी, अचानक ही मक्का मदीना से सौर आई अहीर यह सीधे काजी के पास अपनी ओली पांगने के लिए चली गई। काजी ने उन्हें थैली। काजी हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, जहां पनाह, कोई 5 वर्ष पहले यह बुढ़िया यो यहाँ एका घेली छोड़ गई थी। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी बेली ये चापस से भी। हुजूर मुझे नहीं मालूम उस बैली में सोने की मोह थी या रंगे के टुकड़े। काई ने बड़ी अमाई से जहांचनाह के सामने झूठ बोला। लेकिन शाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बावलाह ने काली को घर जाने को कहा और फातिमा बीवी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें बित्ता करने की आवश्यकता वहीं है। तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हारी मोह कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएंगी। घर पहुंचकर फातिमा चीबी ने थैली का मुंह खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेली में सोने की मोहरों को जगह उतनी ही संख्या में पैसे और रागे के टुकड़े थे। फातिमा चीवी का चेहरा बन गया। यह खुली थैली को लेकर काजी के घर पहुंची और कहा, इसमें तो ओने की मोहरें नहीं हैं। काजी तेवर बदलते हुए बोला, एक तो नेकी करी ऊपर से बदनामी भी। देखी चीची साहिका, मैंने तो बोडल बोली रखी थी, उसमें सोने की मोहरें हैं या रांगे की यह तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी शैली में गई थी पैची ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी बेली तुमने दी थी वैसी ही मोहर लगी बोली मंगे लौटाई भी है। देखिए आप मुझे बदनाम न करें।
काजी की बातें सुनकर फातिमा बीवी को चक्कर से आ गए। यह सिद्धदिद्धले हुए बोली, काणी साहब मुझ पर रहम करो। मैं एक निहमतान चूड़ी विधवा हूँ। मेरे आगे पीछे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ संघारा औरत पर रहम करो। थे मोहरे ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। आप सारी मोहरे नहीं ये चबाते हैं तो आधी ही ये वीजिए। ये तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहमदिल इंसान समझकर अपनी शैली सीप करनी थी। आपने तो मुद्रा बेसहारा वृद्धा के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी न रही। काजी काफी नाराज हो गया और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, देखो बीबी, तुम यहाँ से चुपचाप इनवत के साथ चली जाओ, नहीं तो धक्के गार कर बाहर करिएगा। विधवा फातिमा बी आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें क्या न करें, कहाँ जाएं और कहाँ जाएं। फिर अचानक ही उनकी आंखों के सामने अकबर मानवताह का परबार नाथ गया। वह बसहवास सी सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर चह गई। दरबार में दरी सहमी वह दाखिल हुई और अपनी सारी आपबीनी कह सुनाई। चादशाह ने काजी को दरबार में खुलवाया और उससे पूछा, इस वृद्धा औरत की शैली के विषय में तुम्हें मालूम है? रागे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ मिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगा बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। यह बसनी आवाज में बोला, वी मोहरे मिली थी बालिका। क्या ये मोहरे तुम्हारे घास अभी भी है? देखो सम का साथ योगे तो मैं जूम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। चीरवार को यह कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, पुनर नहीं चीलूंगा। एक मेहर तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मुहर मेरे पास है। वह मुहर मुझे चाहिए। जावा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें नहीं बचा सकता। चीरियल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मुहर लागे चला गया। बीरियल ने फातिमा बीसी और चाबी को भी बुलवा लिया। रफूगर बड़ी देर के बाद मुहर लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसकी देखते ही घर गया। बीरबल ने रकूगर से मुहर लेकर फातिया बीवी के हाथ में दी और कहा, एक तुमने अपनी बौहरों पर निशानी लगाई थी, दिखाओ यह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना लगाया निशान बीरियल को दिखा दिया। अतधौरवल ने रफूगर की और बैली करके कहा, बोलो रफूगर, याद यही बेली है न? हाँ हुजूर, यह वही चैली है। रफूगर रुक रुक कर बोला, हाँ तो? और बल तरला आवाज में बोले, तुमने वहां पर रणु किया था। बोली रफूया थैली या हाथ धरते हुए बोला, कहाँ पर हुजूर? मेरा काम साफ गजर आता है। कामी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई स्याप ही नहीं था कि यह अपने बचाव में कुछ कह सकें। बीरबल गरज कर बोले, इस फाजी को जंजीरों में बांधकर जेल में हाल दिया जाए। इसके बाद काजी जो घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुई। फातिमा बीत्री ने अपना निशान सभी मोड़ो या दिखा दिया। बीरबल जन सारी मोहरों को उसे ने दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया। बावानह सलामत बीरवाल के फैसले से बहुत खुश हुए। शहंशाह ने यह हुक्म मेकर बीरबल को यह विवाद सौंप दिया। यह विवाद बीरबल के हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा चौथी से बेली ले ली और उस वैली को अपने घर ले गए। बीरबल ये वैसी ही कुछ वैलियां मंगवाकर उनमें कुछन कुछ भरकर लाख की पोह लगता दी। फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफगरों को एक एक बैली और उनसे शैलियों के छेदों को रफ करवाया। बीरबल ने सभी बैलियों को यड़ी बारीकी से देखा। एक बेली घर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेव का पता नहीं चल रहा बा। बीरलाल ने कहा,
इस पैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफार चलकर बीरबात के पास आया और बोला, हुजूर क्या बात मत है मैंने रह किया है। बीरबल उग्र रनुगर को लेकर एकांत में गए और बराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ काजी की बैलीर किसने की थी? तुमने की थी। रक्रिया डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की बेली उसने ही रफू की थी। सीरबल ने उससे पूछा, सच सब बोलना, तुमचे यह शैली कब रफ की थी? चीजल ने तत्क्ष स्वर में पूछा तो रफूगर कापते स्वामे चोला, हुजूर फोर्ड भी माल हुए होंगे, एका काजी ने मुझसे पह हवेली शेरनी एमु करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस बैली में क्या रखा हुआ था? वीरवार ने रफूगर को पूरने हुए पूछा तो रफूगर सच को छिया न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर जा में कुछ तांबे को पैसे और घर कैसे लुटा? आपस देगी। घर कैसे लुटा? हंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह शख्स सबको चहुत हो गमगीन मुदा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने जहां पनाह जुआ नहीं हटा था। तुम कहना जया चाहते हो? वीरबल साफ साफ चताओ, अकबर में कहा अब यह बेचैनी और उदासी को बौरियान ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच चीरचल दरबार में आ गए। जहां पगाह में बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबाद शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या एपी हुई है। बताओ घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ? धीरथल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदय से बोले, जहां पनाह जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर खुट गया और बैल की गर्जन से हुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया। बीरचल ने म्यष्ट क्षणों में जयाय दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे गड़ित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। चालाक बनिया। हंशाह अकबर फुर्सत में थे। वीरवत पास में ही शब बैठे हुए थे। शहंशाह के दिमाग में अचानक ही एक सवाल आ गया, बोरवल सुना है कि बनिया चहुत समझवार होता है। शहंशाह के यह कहते ही वीरबल बोले, हाँ हुजूर, चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं। तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? शहंशाह यह कहते कहते चुप हो गए। भला वीरल के हुक्म को कैसे नकार देते? चौरवल कुछ प्रणियों से मिले और कुछ चतुर बनियों को चुनकर बादशाह के सामने से आए और बादशाह से कहा, जहां पवाह आप जिनकी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं वे सब। सोचकर उन अनियों में से किमी ने मूंग की दाग, किसी ने अरहर की वाल और किसी ने मसूर की साल बताई। शहंशाह क्रोधित हो गए और मर्जती आवाज में बोले, बेवकूफों, यह उड़द की दाल है। बस इसी जानकारी पर बुद्धिमान बनते हो? बोलो यह उड़द की दाल है या नहीं? यनियों ने संवेद स्वर में कहा, जी हाँ, जी हाँ। बादशाह जहां पनाह वही है। वमियों का समूह जी हजूरी करता हुआ बोला, हाँ सहापनाह, आपने जो कहा वही ही है। बादशाह गुस्से से तमतमा गए और बीरबल की और आग्नेय निगाहों से देखने लगे। हाजिर जवास वीरचल बोले, जहां पनाह देखा आपने, अनियों की यही तो बुद्धिमानी धिमानी है। इन्होंने पूरा प्रयास इबास किया और हर प्रकार से आपकी हाँ में हाँ मिलाई ताकि आपके सवाल में कोई रहस्य हो तो उसके दरबार में हाजिर हैं। बनिए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। से हरे सहमे एक तरफ खड़े थे कि आखिर मामला क्या है। इसी बीच यामशाह ने मुट्ठी खोली और उड़न की साबुत वाल कहर से बच जाएं। बीरबल के इस तर्क ने शहशाह का दिल जीत लिया और यह मान गए कि बनिए वास्तव में ही बड़े चतुर होते हैं। इसके बाद शहंशाह ने बनियों को बाइज्जत दरबार से विदा किया, दिखाते हुए चोले, हमारी हथेली पर यह चया है। बनिए तो मेखते ही जान गए कि शहंशाह की हथेली पर उड़द की बाल है।
उनसे इतनी सहज जात पूछी जा रही है, अवश्य कोई खास बात है। यह शातिर दिमाग मुशी। शहंशाह अकबर ने एक मुशी को चुगी अधिकारी। वह मुशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की हेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही वीरयान वैसे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जात पड़ता है। देखना, सह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। जादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगी कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। थिया रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यह मुंशी अधिकारी से पुडियाल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी सासों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीव तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस घर सुनकर हर गए और मंत्री को प्रति पोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहां पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का यही ध्यान था। यहां भी उसने कमाई का रास्ता दूंगा निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूं। बेचारे नाविक विक जब गायों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपये देने प्रारंभ कर विधा। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि गांवों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी यनिश और नियम को मानने वाला था। वहां भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको, यत जाने दो। यह द्व्यर्थी चाके शहंशाह के हुजय का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगीं तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबाल, हमने तुम्हारी याद नहीं मानी। तुम्हारा करना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिये कर्मचारियों की जांचने परखने का काम लगा दिया। अपना वायदा भूल गया होगा। बीरचल से एक बार शहंशाह अकबर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने धीरबल को इनाम में जागीर देने का निर्णय कर लिया। चीरकल के बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से खुश होकर शहंशाह अकबर ने जागीर देने की बात तो कह दी, लेकिन चाँद में उनका इरादा बदल गया। बीरखल ने 2-3 बार शहंशाह उनका फैसला यान भी विलाया, लेकिन था बीरबल को अब जागीर देना नहीं चाहते थे। एका रोज धीरवाल ने कहा, हुजूर, मेरी जा क्या हुआ कि आत अनसुनी कर दूसरों की बातों में लग गए। बीरचल को बहुत बुरा लगा और वह अब भीतरों की तलाश में रहने लगे। एक दिन मीका आ ही गया। बादशाह बीरबल के साथ सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने अंट देखा तो बीरचल से सवाल कर दिया, बीरधल की बादशाह बीरपाल गर्दन देखशी वधी है। बीराल ने जवाब में कहा, हाम पनाह, यह भी किसी को पिछले में जागीर देने का वांछता करके भूल गया होगा। बीरबल के इतना कहते ही शहंशाह शर्मसार हो गए और उसी समय उन्होंने और बार को जागीर देने की घोषणा कर दी। पूनम और दूज का चांद एक बार और बल अपने किसी काम से काबुल गए। अताओ, तुमने जहां के सुल्तान से क्या कहा है?
उनकी पेशभूषा दिगराकर लोगों ने वहां के बादशाह और बल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह पूनम और दूज का चांद। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने यहाँ के बादशाह को शिकायत कर ली। काबुल के बादशाह के सैनिक चौरखल वो दरचार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश आए विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक रामाओं के बारे में पारा होगा। वहाँ तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर